तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी जीहोन से, एक हारा हुआ इंसान जिसके पास पैसे ना होने की वजह से उसकी फैमिली तक ने उसे छोड़ दिया था। जीहोन के पास अब अपनी बीमार मॉम के इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। सर से पांव तक वो कर्ज में डूबा हुआ था। ऐसी सिचुएशन में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, किसी ने उसे डेथ गेम खेलने का मशवरा दिया। लगभग 500 लोग ये डेथ गेम खेलने आए हुए थे। इस गेम में एक रोबोट थी, जो भी इंसान जरा से भी गलती करता था वो रोबोट उसे चुनकर मार देती थी। जीहोन ने अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ सरवाइव करने के लिए एक बूढ़ी कैंसर पेशेंट तक को धोखा देकर अपनी जान बचाई और आखिर ये गेम जीत कर यहाँ से निकल भी गया। लेकिन उसके दिल में जो दुख बैठ गया था वो 500 में से सिर्फ एक था जो ये गेम जीत के निकला था। बाकी सारे उस गेम के दौरान मारे गए। गेम को जीतने के बाद उसके हाथ बहुत पैसे लगे थे, लेकिन उसने इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उसे रिग्रेट था इस चीज का कि उसकी वजह से सारे लोग मरे हैं। हालांकि ये उसने गेम प्लान नहीं की थी। फिर एक दिन एक अनजान आदमी उसे हॉस्पिटल में बुलाता है। जीहोन ये देखकर हैरान परेशान कि ये वही गेम वाला बूढ़ा कैंसर पेशेंट था जो गेम में हार गया था, जिसे मार ही दिया गया होगा। लेकिन अब ये जिंदा सलामत उसके सामने था और इसके जरिए उसे घिनौनी सच्चाई ये पता चली कि लोग बस अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ लोगों को मरवा देते थे इस डेथ गेम में। ये इंसान जो कैंसर पेशेंट था, इसकी लाइफ पे काफी बोर हो गई थी और अपनी लाइफ में थोड़ा मजा लाने के लिए इसने ये डेथ गेम बनाई थी। जीहोन को उस बूढ़े आदमी की बेरहमी पर बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि वो इस गेम को बंद करवा कर रहेगा। इसके बाद हम मिले जुनहो से, एक पुलिस ऑफिसर जिसका भाई भाग चुका था पुलिस से कुछ फ्रॉड करके। अपने भाई को ढूंढते हुए जुनहो को उसके रूम से एक गेम वाला कार्ड मिला था। इन्वेस्टिगेशन करते हुए जुनहो जीहोन तक पहुंचा और उसे पता चला कि वो गेम में जाने वाला है और उसका पीछा करते हुए वो भी किसी तरह गेम में घुस गया। वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने आया था, इसीलिए उसने गेम के गार्ड्स में से एक गार्ड को मारकर उसका हुलिया ले लिया। वहाँ गेम में जाकर उसे इस गेम में होने वाले जुल्म का पता चला और उसने इस गेम के खिलाफ ही बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए और इस आइलैंड से भागने में कामयाब भी हो गया। उसने सबूत सारे सेंड भी किए थे पुलिस को, लेकिन आइलैंड में सिग्नल ना होने की वजह से जुनहो की कोई भी चीज पुलिस को रिसीव नहीं हुई। उस पे जुल्म ये कि जुनहो पकड़ा भी गया फ्रंटमैन के हाथों। फ्रंटमैन वो आदमी है जो इस गेम को खिलाता है और यहाँ हमें ये देखकर हैरानी हुई कि जुनहो का भाई ही असल में फ्रंटमैन था। उसने जुनहो को गोली मारने से पहले अपना चेहरा दिखाया और जुनहो को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें लगा कि जुनहो मर गया है और उन्होंने उठाकर जुनहो को पानी में फेंक दिया। और यहाँ पहले सीजन का रिकैप खत्म होता है। नेक्स्ट सीजन की कहानी यहीं से कंटिन्यू हो रही है। सबवे स्टेशन पे हम अब जीहोन को देख रहे हैं जो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा है। सबवे स्टेशन पे उतरते ही उसकी नजरें दो आदमियों पे रुक गईं। उन दोनों में से एक आदमी वही आदमी था जिसने जीहोन को स्क्विड गेम का कार्ड दिया था। ये बात समझ गया कि अब ये लोग दोबारा एक नई गेम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो अब इन्हें इनके बुरे इरादों में कामयाब होने नहीं देगा। वो भागते हुए उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसने फिर भी थोड़ी देर कर दी थी। वो आदमी वहाँ से जा चुका था। जिन्होंने उस आदमी के हाथ से कार्ड ले लिया जिसको वो गेम वाला आदमी कार्ड देकर गया था और फौरन उस नंबर पे कॉल मिलाई। कॉल मिलाते ही वो फ्रंटमैन को धमकी देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं इस मरतबा इस गेम को चलने नहीं दूंगा। उसकी ये धमकियां सुनकर उल्टा फ्रंटमैन ही अब उसे धमकी देने लगा था। वो उससे कहता है जाओ तुम अपनी बेटी से मिलने जाओ, इन पंगों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। ये सुनकर वो समझ गया कि फ्रंटमैन और उसके लोग आज भी किसी तरह उसके ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब तक ये कैसे मुमकिन था। वो समझ गया कि जरूर उसकी बॉडी में कोई ट्रैकर लगा हुआ है। फौरन वॉशरूम में जाकर वो ट्रैकर अपनी बॉडी में ढूंढने लग जाता और उसे कान के नीचे अपनी बॉडी में लगा ट्रैकर मिल भी जाता है, जिसे उसने एक कटर से कट करके निकाल दिया। सीन कट होकर यहाँ हमने जुनहो को देखा जिससे लास्ट सीजन में फ्रंटमैन यानी उसके अपने भाई ने पानी में गिरा दिया था। पता चला कि उसे पानी से एक फिशरमैन ने रेस्क्यू कर लिया था और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। काफी दिन गुजरने के बाद जुनहो को इस टाइम होश आया है। दूसरी तरफ जीहोन जिसने अपनी बॉडी से ट्रैकर निकाला है, ट्रैकर निकालने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया ताकि स्क्विड गेम वाले उसे ट्रैक न कर पाए, जिसके बाद लगभग 2 माह का वक्त सीजन में गुजार दिया गया और हमें जिन्हो को दिखाया गया जो अभी तक अपने भाई को ढूंढ रहा है और ट्रैफिक पुलिस में है। अपने भाई को ढूंढने के साथ साथ उसका दूसरा मिशन स्क्विड गेम को बंद करने का भी बन गया था, क्योंकि उसने भी देखा था कि कैसे स्क्विड गेम में बेदर्दी से लोगों को मार दिया जाता था। वो जब ये केस अपने सीनियर से डिस्कस करने लगा तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि जब जिन्हो ने उस गेम के बारे में सारे सबूत इन लोगों को उस आइलैंड से सेंड किए थे तो वो इन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए थे और ऐसे सबने मान लिया था कि जिन्हो झूठ बोल रहा है। सीन कट होकर हमें जीहोन को दिखाया गया जिसे अब फ्रंटमैन ने ट्रैक कर लिया था। फ्रंटमैन उसका दरवाजा नॉक करता है। करते हुए जब जीहोन ने दरवाजा खोला तो फ्रंटमैन 2 कटे हुए सर उसके सामने लेके आया, जिनकी आंखें एकदम से खुल गई
और यहाँ पर जीहॉन की भी आंख खुल गई और हमें पता चला ये सिर्फ उसका एक सपना था। बेकर जैसे ही वो उठा, उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। ये एक गैंगस्टर था जिससे पिछले सीजन में जीहॉन ने बहुत सा कर्ज लिया हुआ था, लेकिन अब गैंगस्टर जीहॉन के लिए ही काम करता था। अपने साथियों के साथ मिलकर सबवे स्टेशन पर उन लोगों को ढूंढने का जो स्क्विड गेम के लिए लोगों को मैन्युपुलेट करते हैं। अब वही टाइम आ चुका था जिस टाइम में 2 साल पहले जिन्हों को स्क्विड गेम में इंगेज किया गया था। इसीलिए अब वो गैंगस्टर को हर सबवे स्टेशन पर लड़कों को जगह जगह खड़े करने की ड्यूटी देता है, जिसके लिए उसने गैंगस्टर को 1 मिलियन यौन भी दिए थे और साथ ही ये वादा भी किया था कि अगर उन्होंने उस आदमी को किसी भी तरह ढूंढ निकाला जो स्क्विड गेम में लोगों को फंसाता रहा है और अब भी फंसा रहा है, तो जिन्हों इन्हें 1 बिलियन यौन इनाम के तौर पर भी देगा। इनाम की रकम सुनते ही गैंगस्टर का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने लड़कों को भी लालच दी कि जो भी उस आदमी को ढूंढेगा उसे इनाम की आधी अमाउंट मिल जाएगी। जिन्होंने ये लालच इसलिए दिया था ताकि सब लोग दिल लगाकर काम करें और अगर इस मर्तबा इन्हें वो आदमी ना मिला तो इन्हें पूरे 1 साल का और इंतजार करना पड़ जाएगा और इस 1 साल में उस गेम के जरिए बहुत से लोगों की मौत भी हो जाएगी। दूसरी तरफ जिन्हों भी स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने की कोशिश में है। ये काम वो उसी फिशरमैन के साथ मिलकर कर रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। जहाँ से जिन्हों उस फिशरमैन को मिला था, ये लोग उसके आसपास के सब आइलैंड देख चुके थे और अभी तक स्क्विड गेम वाले आइलैंड तक नहीं पहुँच पाए थे। सीन कट होकर हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी एक नई टीम को ट्रेनिंग दे रहा है। उसने सबको बताया कि उन लोगों को सबवे स्टेशन पे एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो सूट पैंट पहने हुए होगा, हाथ में उसका पैसे से भरा ब्रीफकेस होगा और वो सबके साथ दार्जी गेम खेलेगा और उसके बाद उन्हें एक कार्ड देकर जाएगा। सब अपने काम पर लग जाते हैं और काफी दिन के सब्र के बाद 2 आदमियों को आखिर वो बंदा मिल भी जाता है। सबवे स्टेशन पर ही 2 लोगों के साथ दार्जी गेम खेलते हुए वो उसकी लोकेशन अपने बॉस गैंगस्टर के साथ जिन्हों को भी भेज देते हैं और खुद भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो अब एक कन्वीनियंट स्टोर पर जाकर बहुत सारे ब्रेड्स और लकी ड्रॉ कार्ड्स खरीद कर भीख मांगने वाले लोगों के पास गया है। इन भीख मांगने वाले लोगों के सामने उसने 2 चॉइसेस रखी, एक ब्रेड और एक लकी ड्रॉ की। तकरीबन सभी लोगों ने लकी ड्रॉ चूज किया लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया, जिसके बाद इस आदमी ने सारे ब्रेड जमीन पर रखकर उसके ऊपर चलने लग गया और लोगों से कहा, ये खाना मैंने नहीं बल्कि तुमने वेस्ट किया है, तुम सबको पैसे जीतने की लालच थी। यह आदमी इस तरह सब लोगों का माइंड तैयार कर रहा था और जज कर रहा था कि कितने लोग लालची हैं ताकि अगली मर्तबा वो इन्हें गेम में फंसा सके। खैर दिखाया जाता है कि जीहॉन के लोग जहाँ पर भी उसके पीछे हैं और वो उसकी ये नई लोकेशन जीहॉन को सेंड कर देते हैं। जीहॉन यहाँ आने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहा होता है तो उसे पता नहीं चलता वो एक सिग्नल तोड़ देता है और ऐसे ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। इस टाइम ट्रैफिक पुलिस जिन्हों ही था और उसने नोटिस किया कि जीहॉन का रवैया कुछ अजीब सा है। चालान कटने पे उसने माफी नहीं मांगी, वो चिल्लाया नहीं बल्कि चालान देकर आगे बढ़ने की कोशिश की जैसे वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में हो या कोई जुर्म करके भाग रहा हो। इसीलिए उसने जीहॉन की गाड़ी के नंबर से उसकी इंफॉर्मेशन निकाली तो उसे जीहॉन का नाम जाना पहचाना लगा और उसे याद आया कि जीहॉन को फॉलो करते हुए ही तो वो पिछली मर्तबा स्क्विड गेम के अंदर पहुंचा था। यहीं से अब जिन्हों ने जीहॉन के घर का एड्रेस भी ले लिया। सीन कट होकर दिखाया गया कि वो दोनों आदमी जिससे स्क्विड गेम वाला बंदा मिल गया था वो जीहॉन के आने से पहले ही उसको पकड़ने का फैसला करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इनाम की रकम वो आधी आधी कर लेंगे। जब वो दोनों उस आदमी को मारने के लिए उसके करीब गए तो उसे आदमी का शिकार हो गए। जीहॉन जब तक यहाँ पहुंचा तो उसे सिर्फ सड़क पे लगा खून दिखाई दिया और वो समझ गया कि वो दोनों उसके लोग उस जालिम आदमी के हाथों मारे गए। ऊपर से देखने को मिला कि वो आदमी जीहॉन पर नजर रख रहा था। जीहॉन के जाने के बाद जब वो कमरे में आया तो पता चला कि उसने जीहॉन के आदमियों को अब बंदी बनाया हुआ है। वो इनके साथ भी डेथ गेम खेलता है क्योंकि उसे भी डेथ गेम खेलने में मजा आता था। गेम तो बच्चों वाली थी, स्टोन पेपर सीजर, पर उसने शर्त रखी थी जो हारा वो मारा जाएगा। ऐसे ही जब उनका एक साथी हारता है तो यह आदमी उसे गोली मार कर खत्म कर देता है और फिर दूसरे आदमी से जिन्हों का एड्रेस पूछता है। जिन्हों का एड्रेस पता चलते ही वो उस आदमी को छोड़कर वहाँ से चला गया। यहाँ शाम में जिन्हों जब अपने घर पहुँचा तो वो आदमी उससे पहले ही उसके घर में छुपा बैठा था। वो जीहॉन को यहाँ मार भी सकता था लेकिन जैसा हमने पहले देखा कि उसे डेथ गेम पसंद है, वो अब जीहॉन के साथ डेथ गेम खेलने का फैसला करता है। गेम खेलने से पहले उसने जीहॉन को बताया कि मैं पहले स्क्विड गेम में डेड बॉडीज को उठाने का काम करता था लेकिन वो बहुत बोरिंग था, मुझे लोगों को खुद मारना पसंद था, इसीलिए मैंने फ्रंटमैन से अपनी जॉब चेंज करने की रिक्वेस्ट की। इसके बदले फ्रंटमैन ने पता है मुझे क्या टास्क दिया, उसने मुझे मेरे ही डैड को मारने को कहा और मैंने गन उठाकर मार दिया, जिसके बाद फ्रंटमैन ने मुझे ये गन दी और अब मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जीहॉन उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान दिए बगैर उससे कहता है बस मुझे फ्रंटमैन का एड्रेस दो, जिससे वो मिलकर इस गेम को बंद करने का प्लान रखता है। लेकिन
लेकिन ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और बोला, ठीक है, एक गेम खेलते हैं। ये तुम्हारे सामने एक गन है और इसमें सिर्फ एक ही बुलेट है, 5 नॉट्स इसके खाली है। बारी बारी एक दूसरे को शूट करते हैं, जो हारा वो मारा जाएगा और अगर मैं हारा तो तुम्हें मेरी पॉकेट से फ्रंटमैन का ड्रेस मिल जाएगा। जिहोन बिना डरे गेम को शुरू करते हुए उस गन को उठा चुका था, क्योंकि मरने का डर तो उसने स्क्विड गेम ने खत्म ही कर दिया था। बारी बारी उन्होंने अपने ऊपर शूट किया और चौथी बारी पर जब वो आदमी अपने ऊपर गन पॉइंट करता है तो इस मर्तबा वो खुद को शूट कर चुका है। वो खुद ही अपनी जाल में फंसकर मारा गया। जिहोन जीत गया और अब जिहोन को उसकी पॉकेट से फ्रंटमैन का एड्रेस भी मिल गया। इससे पहले कि अभी वो इस एड्रेस का कुछ कहता, उसकी खराब किस्मत जिन्हू जो कि एक पुलिसमैन है जिसे दोपहर गाड़ी चलाते हुए उसके ऊपर शक हुआ था, वो उसके घर का पता चलाते हुए उसके घर तक पहुंच गया और घर पहुंचते ही उसे गन शूट होने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसका शक सच में बदल गया कि जिहोन एक क्रिमिनल है। फौरन वो दरवाजा तोड़कर अंदर आया। जिहोन को एक किलर समझकर वो इसे टाइम उसका इनकाउंटर ही करने वाला था कि ठीक वक्त पर आकर उसे किसी आदमी ने रोक लिया। ये वही लड़का था जिसके साथ गेम खेलने के बाद ये स्क्विड गेम वाला मरा हुआ आदमी उसे अपने अड्डे पर बांध आया था। किस्मत अच्छी थी, वो बच बचाकर वहाँ से निकल आया जिहोन को सारी सच्चाई बताने के लिए। लेकिन जब तक यहाँ पहुंचा, यहाँ का तो सारा माहौल ही बदल गया था। उसने जिहोन की जान जिन्हू से बचाई और फिर जिन्हू को सारी सच्चाई बताई डेथ गेम वाली, कि कैसे इस मरे हुए आदमी ने उनके साथ भी डेथ गेम खेली और उसके एक साथी को, उसके बॉस को मार दिया। बात को आगे बढ़ाते हुए जिहोन भी अब जिन्हू को स्क्विड गेम की सारी स्टोरी बताता है कि किस तरह इस गेम में सभी लोगों को मार दिया जाता है। उसने जिन्हू से कहा, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बस उस गेम को रोकना चाहता हूँ ताकि और मासूमों की जान बच पाए। स्क्विड गेम के बारे में वो जिन्हू भी जानता था। जिन्हू ने यहाँ जिहोन को बताया, मैं तुम्हारा ही पीछा करते हुए उस गेम तक पहुंचा था। वहाँ मैंने जाकर गार्ड्स के सूट पहन लिए और तुमसे कई मर्तबा बात करने की भी कोशिश की, लेकिन तुम मेरे से बात नहीं कर पाए। मैं जानता हूँ उस गेम में ये लोग सबको मार देते हैं और मारने के बाद उन डेड बॉडीज के साथ क्या किया जाता है, उनके ऑर्गन्स निकाल कर बेच दिए जाते हैं, ये सब कुछ भी मैं जानता हूँ। इतनी डिटेल्स तो जिहोन को खुद भी नहीं पता थी। जिन्हू के मुंह से ये सब सुनकर उसने भी अब जिन्हू को अपने साथ मिलाने का फैसला किया और जिन्हू को अपना प्लान बताया कि वो स्क्विड गेम के सभी बनाने वालों को चुन चुन कर मार देगा। एक फ्रंटमैन है जिसे आज तक उसने नहीं देखा, वो ब्लैक मास्क पहने आता है। उसने इल नामी एक बूढ़े कैंसर पेशेंट के साथ मिलकर ये गेम बनाई है। वो उन आदमियों को मारकर इस गेम को खत्म करना चाहता है। यहाँ पर गैंगस्टर भी इन दोनों की सारी बातें सुन चुका था। वो इनसे कहता है, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ अपने उस मासूम साथी का जो मेरा राइट हैंड था, और अब मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि हक के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर जिहोन को भी अच्छा लगा और वो इन दोनों को अपनी एक रूम में ले गया जहाँ बहुत सारे पैसे थे। ये पैसे वो स्क्विड गेम से ही जीत कर आया था और अब इन पैसों को वो स्क्विड गेम को बंद करने के लिए ही इस्तेमाल करेगा। जिहोन इन लोगों को दिखाता है कि उसने ब्लैक मार्केट से बहुत सारी गन्स भी परचेज की हुई थी और एक सीक्रेट जगह भी बनाई हुई थी उसने, जहां वो अपनी ट्रेनिंग करता था। लेकिन इतना सब काफी नहीं था, उसे लड़ाई के लिए काफी सारे और लोगों की भी जरूरत थी। जिहोन अब जिन्हू को अपनी पुलिस वाली जॉब पे छोड़ने को कहता है ताकि ये लोग अपना मिशन अच्छे से कंप्लीट कर पाए। सीन कट होकर अब हमें एक न्यू कैरेक्टर नियोल को दिखाया जाता है। ये एक गरीब लड़की है और उसकी जॉब है होटल में बनी कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को खुश करने की। उसके पास रहने को कोई घर भी नहीं, वो इसी होटल की बेसमेंट में रहती है। इसी जॉब में न्योल के साथ एक छोटी बच्ची बहुत ज्यादा अटैच हो गई है जो रोज यहाँ पे विजिट किया करती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि उस बच्ची को बोन मैरो कैंसर है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उसके डैड के पास ज्यादा पैसे नहीं और अब वो बच्ची मरने वाली है। एक दिन उस बच्ची को इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है, जो सुनकर नियोल भी तड़प कर उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए जाती है। वो इस बच्ची की मदद करना चाहती है लेकिन उसके पास तो खुद तक के लिए पैसे नहीं। इस बच्ची को क्या बचाएगी वो। रात होने पर हम नियोल को दोबारा पार्किंग में देखते हैं जहाँ पर दो लोग आकर उसे स्क्विड गेम का कार्ड दे गए। सीन कट होकर हमें जिन्हू को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ बैठा था और उसकी मॉम बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि वो जिन्हू के भाई के आने का इंतजार कर रही है। जिन्हू जानता है कि वो कभी नहीं आएगा, जिस काम में वो पड़ा हुआ है वो घर नहीं आएगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जब उसकी मॉम को तसल्ली नहीं मिलती तो एक और मर्तबा वो अपने भाई को ढूंढने का फैसला करता है। सीन कट होकर अब फाइनली दोबारा से हम जिहोन को देखते हैं जो इस टाइम अपनी दांतों का ऑपरेशन करवा रहा है। अपना एक दांत निकलवाने के बाद उसने अपने मुंह में एक नकली दांत फिक्स करवाया है जिसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है। असल में कल को वो फ्रंटमैन से मिलने वाला है, इसीलिए उसे बहुत ही ध्यान से हर काम करना होगा। ये लोग फ्रंटमैन को भी पकड़ना चाहते हैं और फ्रंटमैन के बाद इस घिनौनी गेम के सारे हिस्सेदारों को भी पकड़ना चाहते हैं।
पता चला है कि वो गैंगस्टर जो इनके ग्रुप में है वो अपने लिंक से बड़े बड़े कमांडोज को इनके ग्रुप में शामिल कर चुका है। इन कमांडोज के लिए कुछ भी सही गलत नहीं, ये लोग पैसे के लिए सब काम करते हैं। यहाँ हमें पता चला कि न्यूयोल को भी वो स्क्विड गेम वाले लेके जा रहे थे। न्यूयोल उनके साथ चली जाती है, लेकिन देखने को मिला कि उसे गेमर के तौर पे नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे हायर किया गया था। अब जिन्हों फाइनली जीहॉन को लेकर उस एड्रेस पे आ गया है जो उस आदमी की जेब से इन्हें फ्रंटमैन का मिला था। ये एक क्लब का एड्रेस था। जिन्हों अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उस आइलैंड पर फ्रंटमैन ने जिन्हों को देख लिया था और अंदर जाने पे वो पहचाना भी जा सकता है और इनका मिशन फेल भी हो सकता है। इन दोनों ने अब जिन्हों को छोड़कर अंदर जाने का फैसला किया कि लोग जैसे ही अंदर गए तो बाहर जिन्हों ने नोटिस किया कि दो गार्ड्स जो कि स्क्विड गेम वाले यूनिफॉर्म पहने हुए हैं वो इस पार्टी के अंदर गए हैं और इससे वो समझ गया कि अभी तक फ्रंटमैन अंदर नहीं आया, शायद ये दोनों अंदर की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए हैं। अब यही बात कि फ्रंटमैन अंदर नहीं है जिन्हों अपने साथियों को बताना चाहता था, लेकिन अंदर जाने पर उसने देखा कि जीहॉन को फ्रंटमैन के लोग दूसरे दरवाजे से कहीं ले जा चुके हैं। जीहॉन के मुंह में लगे ट्रैकर की मदद से इन लोगों ने उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया जिसके अंदर वो लोग जीहॉन को ले गए थे। जिन्हों और उसके बाकी साथी उस गाड़ी का पीछा करने लगे और सही वक्त देखकर वो उस गाड़ी पर हमला करके वहां से फ्रंटमैन को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन फ्रंटमैन तो उस गाड़ी में था ही नहीं। इस गाड़ी में लगे हुए एक डिवाइस की मदद से फ्रंटमैन जीहॉन से बातें कर रहा था और ट्रैकर में आने वाली आवाजों से जिन्हों और उसके लोगों को लग रहा था कि फ्रंटमैन उसी गाड़ी में है। ये बात वो ठीक तरह से अपने साथियों को बता भी नहीं पाया कि गाड़ी के अंदर फ्रंटमैन नहीं है। वो कॉल के जरिए ही फ्रंटमैन से बात करते हुए उसे किसी तरह मनाने की कोशिश करता है कि तुम इस गेम को बंद कर दो, मासूमों की जानें लेना बंद करो। जिस पे फ्रंटमैन ने उसे कहा, मैं जबरदस्ती किसी को इस गेम में इन्वॉल्व नहीं करता, सब खुद पैसे की लालच में आते हैं। फ्रंटमैन ने बड़ी ढिठाई से बोला, मैं तो एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। जो सुनकर अब जीहॉन को गुस्सा आ गया और उसने बोला, तुम्हारे काम को कैसे सोशल वर्क कहा जा सकता है? तुम तो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें मार देते हो। जो सुनकर फ्रंटमैन हंसने लगा और बोला, अरे मेरी बात सुनो, जो लोग इस गेम खेलने के लिए मानते हैं वो पहले से ही लाइफ में हार चुके होते हैं इस दुनिया के लिए, बस वो किसी गन से ज्यादा नहीं। और बस मैं उस गन को खत्म कर रहा हूँ और उससे बाकी लोग इंटरटेन हो रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? दूसरी तरफ इस गाड़ी से बाहर हमें दिखाया जाता है कि फ्रंटमैन के स्नाइपर जिन्हों और उसके सभी साथियों की गाड़ियां पंचर कर चुके थे ताकि वो लोग आगे उसे फॉलो ना कर पाए। इस चीज को जानते हुए जीहॉन भी इस गाड़ी से निकलने के लिए यहाँ ड्राइवर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चला कि ये पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। साथ ही ड्राइवर ने भी बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए हैं और वो अब इस गाड़ी में फंस चुका है। ये देखते हुए जीहॉन वापस बैठ गया और अब उसके दिमाग में एक नई खिचड़ी बनने लगी। पता नहीं क्या सोचकर उसने फ्रंटमैन से दोबारा इस गेम में हिस्सा लेने को बोला। वो ऐसे तो इन सबको मना नहीं पाया था, लेकिन अब उसको लगता है कि वो गेम में जाकर इस गेम में होने वाली सारी ज्यादतियों को रोक सकता है। अब वो बंदा जो इस गेम को बिल्कुल पसंद नहीं करता वही ये गेम खेले तो मजे का हो सकता है। इसलिए फ्रंटमैन ने भी उसे गेम में दोबारा एनरोल कर लिया और अब उसे बेहोश करके ये लोग स्क्विड गेम के अंदर ले गए। जिन्हों फौरन उनका पीछा करने के लिए एक बोट के अंदर ट्रैकर्स लगा लेता है और उसी फिशरमैन के जरिए उन आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ पर वो जीहॉन को लेकर जा रहे होंगे। यहाँ जीहॉन को दोबारा दिखाया जाता है जिसकी यहाँ स्क्विड गेम के बेड पर खुली है। उसे अपना पुराना ही नंबर दिया गया है। यहाँ पर पहले की तरह बहुत सारे और लोग भी हैं जो एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज है, साथ ही गेम्स के लिए भी कंफ्यूज है। अब गार्ड्स यहाँ आकर इन्हें गेम्स के रूल बताना शुरू करते हैं। रूल्स बताने के बाद गार्ड्स ने इन सब की हिस्ट्री इन सबको दिखाई कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आए हुए हैं जिन पर मिलियंस का कर्ज है। ये सब बताने के बाद गार्ड्स ने इन्हें बताया कि जीतने वाले को 45.6 मिलियन यॉन मिलेंगे। इस गेम के पूरे 6 राउंड होंगे, एक दिन में एक राउंड खेला जाएगा और हर गेम के बाद वोटिंग भी होगी क्या इन्होंने ये गेम कंटिन्यू रखना है या नहीं। और अगर ये लोग गेम बंद करने का डिसाइड करते हैं तो सभी प्लेयर्स को जीते हुए पैसे डिवाइड करके दे दिए जाएंगे। ये एक नया रूल था। जीहॉन जान गया कि ये उसी की वजह से डाला गया है। आगे बढ़कर सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जीहॉन ने देखा तकरीबन सभी रूल्स पुराने थे, बस कुछ एक आध नए थे। इसके बाद यहाँ एक एक करके सभी प्लेयर के पिक्चर्स ली गई। इस गेम को खेलने यहाँ पर कोरिया का एक फेमस रैपर भी आया हुआ था जिसे देखकर सब हैरान थे। उसके साथ पिक्चर भी बनवाना चाहते थे। उसने सबसे वादा किया कि यहाँ से बाहर जाते ही वो सबको एक एक पिक्चर देगा। यहाँ देखने को मिला कि जीहॉन का एक दोस्त भी यहाँ आया हुआ था और ये लोग तकरीबन 3 साल बाद मिल रहे थे। जीहॉन के गायब होने की वजह से उसका एक दोस्त उससे बहुत ज्यादा नाराज था। तब जीहॉन उसे कहता है, मैं बाहर जाकर तुम्हें सब सच बता दूंगा, तुम इस जगह गलत आ गए हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था और अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जिस तरह मैं कहूँ तुम्हें उस तरह ही करना है। खैर
अब गेम भी शुरू होने वाली थी। सभी लोग बाहर ग्राउंड पे आ गए। ये पुराना ही ग्राउंड था। जिहोन समझ गया कि ये गेम भी पुराने वाली ही है। सीन कट होकर अब हमें जिन्हो को दिखाया गया जो जिहोन का ट्रैकर ट्रैक करते हुए आइलैंड तक पहुंच भी गया है, लेकिन यहाँ उन्हें कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली जिसमें गेम खेली जा रही हो। ट्रैकर को ट्रैक करते हुए ये लोग एक फिशरमैन तक पहुंचे और देखा गया कि जिहोन का ट्रैकर यहाँ चारे में पड़ा था। ये देखते हुए उन्होंने फिशरमैन को ही मारना शुरू कर दिया और उससे इन्वेस्टिगेट करने लगे इस ट्रैकर के बारे में। तब फिशरमैन ने जवाब दिया कि मुझे तो ये चारा फ्री मिला था। वहाँ गेम के अंदर भी जिहोन परेशान था कि जिन्हो और उसकी टीम इन सबको रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं पहुंची, कहीं उसके ट्रैकर में तो कुछ गड़बड़ नहीं। कैमरे से छुपते हुए वो अपने मुंह से जब अपना टूटा हुआ दांत निकालता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें ट्रैकर ही नहीं था और गेम वालों ने गेम में आने से पहले उसका ट्रैकर वाला दांत निकाल दिया। और वो समझ गया कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। किसी को तो क्या बचाना, वो खुद भी इस गेम से नहीं निकल सकता। फिर भी वो सबकी जान बचाने का इरादा तो रखता था, इसीलिए उसने सबसे कहा कि इस गेम को आप लोग वैसे ही खेलेंगे जैसा मैं कहूँगा, वरना आप लोग मारे जाएंगे। अब गेम भी स्टार्ट हो चुकी थी। जिहोन सबको अपने एक्सपीरियंस से गाइड करते हुए उस वक्त में आगे लेकर जा रहा था जब डॉल का मुंह पीछे होता था। सभी लोग जिहोन की बात मान रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को यकीन नहीं था कि जिहोन सच बोल रहा है। ऐसे ही वो रैपर अपने सामने वाली लड़की के कान के नीचे मक्खी देखकर उसे उड़ाने को कहता है। वो लड़की पीछे मुड़कर उसे देख के हंसने लग जाती है। उसके मुड़ने की मूवमेंट डॉल ने डिटेक्ट कर ली थी और स्नाइपर से उसके सर पे शूट करके उसे मरवा दिया। इससे सब लोग एकदम से बौखलाकर भागने लगे। हालांकि जिहोन उन्हें मना भी कर रहा था। फिर जो हिला वो मारा गया। अब सबको यकीन आ जाता है कि जिहोन की बात मानना ठीक है। जिहोन अब सबको लाइन में आगे बढ़ने को कहता है, जिससे डॉल बहुत कम इनकी मूवमेंट को डिटेक्ट कर पा रही थी। सब पैनिक भी थे। इसी पैनिक कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए रैपर अपनी ड्रग ले लेता है और मदहोश होकर बहुत सारे अपने सामने वाले लोगों को धक्का दे देता है। इसी वजह से इन लोगों को स्नाइपर गोलियां मार देते हैं और ये सभी मारे जाते हैं। जिसके बाद डॉल के पीछे मुंह करते ही ये सब रेसिंग लाइन की तरफ भागते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो लाइन क्रॉस कर ली, लेकिन यहाँ एक आदमी ने जिहोन से मदद मांगी, जिसे यहाँ के लोगों ने मारने के लिए उसके पाँव पे गोली मारी थी, मगर वो बच गया था। कैट नामी एक प्लेयर और जिहोन उसे सहारा देकर उसे बचाकर लाइन के दूसरी पार तो ले आते हैं, लेकिन उसकी बुरी किस्मत के एक स्नाइपर ने उसके सर पे शूट करते हुए उसे मार डाला और ये स्नाइपर नियोल ही थी। उसकी इस हरकत से सारे गार्ड्स को भी गुस्सा आया था। यहाँ पे कोई भी गार्ड सर पे गोली नहीं मारता था। सर पे गोली मारने से लोगों की बॉडी के ऑर्गन्स जल्दी डैमेज हो जाते थे, जिनको इन स्क्विड गेम वालों ने बेचना होता था। नेक्स्ट सीन में जिन्हो को दिखाया जाता है, जो अब परेशान है कि वो जिहोन को कहाँ ढूंढे। ये बात वो समझ गया था कि यहाँ करीबी किसी भी आइलैंड पे स्क्विड गेम वाली फैसिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ गेम वालों ने उसे खुद भेजा था। फिलहाल ये लोग यहाँ से वापस आने का प्लान करते हैं, क्योंकि समुद्र में तूफान भी आने वाला है। फिर सीन कट होकर हमें दोबारा सारे प्लेयर्स को दिखाया जाता है। सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा घबराए हुए थे गेम में होने वाली मौत से। अब जैसे ही गार्ड्स इनके रूम में आते हैं, सब और भी ज्यादा डर जाते हैं और इनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं प्लीज हमारी जान बख्श दो। लेकिन गार्ड्स उन्हें गेम के नए रूल बताने आए थे। गार्ड्स ने बताया कि 500 में से इस गेम के बाद सिर्फ 365 लोग बचे हैं। वो सबको ऊपर मनी बॉक्स में देखने को कहता है, जहाँ पे बहुत सारे पैसे गिरे थे। गार्ड बताते हैं कि अभी वोटिंग होगी और अगर सब लोग यहाँ से जाने का फैसला करेंगे तो ये पैसे सभी लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। अब गार्ड्स ने इनकी जीती हुई अमाउंट उन्हें बताई। अगर वो अमाउंट सब में डिवाइड होती तो ये पैसे एक एक इंसान को बहुत कम मिलते और सभी लोगों का कर्जा उससे ज्यादा था। इसीलिए बहुत से लोगों ने गेम कंटिन्यू करने का डिसाइड किया। सबका फैसला बदलते देखकर जिहोन सबको समझाता है, अगर यहाँ रहे तो वैसे भी मारे जाएंगे, लालच नहीं करो, यहाँ से जाने के लिए वोट दो। जिहोन की ये बात सुनते हुए इन सबके पीछे बैठी हुई एक तांत्रिक, जो कि एक प्लेयर भी थी, वो बोलती है कि हमारी मौत जहाँ लिखी होगी वहीं पर आएगी, मौत से ना डरो। ये बात सुनने के बाद सभी लोगों ने वोटिंग स्टार्ट कर दी। जिहोन सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने गेम रोकने के लिए वोट किया। एक एक करके लोग आगे बढ़े और बहुत से लोग गेम को ना रोकने के लिए भी वोट कर रहे थे और ये देखकर जिहोन की जान निकल रही थी। आखिर ये वोटिंग टाई हो गई। आधे लोगों ने यहाँ से निकलने का और आधे लोगों ने यहाँ रुकने का फैसला किया। अब बस एक इंसान ऐसा था जिसके वोट पे ये सारा रिजल्ट था और वो था नंबर 1। अब नंबर 1 प्लेयर आगे आया और उसने यहाँ गेम में रुकने का फैसला किया और सिर्फ एक बंदे की वजह से ये गेम कंटिन्यू हो गई। हमें देखने को मिला ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इन्हू है, फ्रंटमैन, जो कि खुद यहाँ पर प्लेयर बन के अब आ चुका है। अब इसके बाद हमें मरे हुए लोगों के कॉफिन दिखाए जाते हैं, जिनमें से कुछ पर क्रॉस के निशान बने थे, जिसका मतलब था कि उन लोगों के इन्हें ऑर्गन्स निकालने हैं। और 2 आदमी जब ये काम कर रहे थे तब उनको सिर्फ एक ही डेड बॉडी के ऑर्गन्स ठीक मिले और उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक सिक्योरिटी गार्ड जानबूझकर सर पे गोली मार रहा है, जिससे ऑर्गन जल्दी फेल हो जाते हैं। ऐसे उनका ये कारोबार तो बंद हो जाता, इसीलिए वो फौरन इस चीज की खबर फ्रंटमैन को देते हैं।
अब सीन कट होकर हमें सभी प्लेयर्स को दिखाया जाता है, जिनमें जीहॉन तो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि वो जानता है इस गेम में जो भी पार्ट लेता है वो मर जाता है। इसी सब के दौरान इन्हू बाकी सभी प्लेयर्स को लेकर उसके पास आया और उसने जीहॉन से कहा, देखो तुम पहले भी इस गेम में आ चुके हो, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो जिससे हम लोगों की जान भी बच जाए और हमें पैसे भी मिल जाएं। ये सुनने के बाद जीहॉन उन्हें बताता है कि पिछली मर्तबा हमने दूसरी गेम डलजूना गेम खेली थी, जिसमें शुगर कैंडी के अंदर से हमने शेप्स निकालनी थी। ट्रायंगल सबसे इजी शेप थी और अम्ब्रेला सबसे ज्यादा हार्ड। ये सुनकर इन्हू बोला, जिसने अम्ब्रेला चुना होगा वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। उसकी ये बात सुनकर जीहॉन को याद आया कि पिछले सीजन में जीहॉन ने ही अम्ब्रेला चुना था। खैर सारा क्राउड यहाँ से चला गया और अकेले में इन्होंने जीहॉन से सवाल किया, तुम दोबारा इधर क्यों आए हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। जीहॉन दुखी हुआ और बोला, वो पैसा मेरा नहीं बल्कि मरे हुए लोगों का था और ऐसे ही अब भी जो हम पैसे जीतेंगे वो भी मरे हुए लोगों के होंगे। इन्हों से कहता है, तुम ज्यादा नहीं सोचो। उसकी ये बात सुनकर जीहॉन उसी पे भड़क गया और बोला, तुम चाहते तो इस गेम को रोक सकते थे, तुमने ये गेम क्यों नहीं रोकी। इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग गेम खेल कर पैसे कमाना चाहते हैं, सबका कर्ज उन पैसों से ज्यादा था जो हमने कल जीते थे। उनकी ये बहस खत्म करवाते हुए जीहॉन का दोस्त उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अब हमें एक नई स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए अगली गेम्स के लिए ताकि हम ज्यादा लोगों की जान बचा सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और जगह बहस चल रही थी। यहाँ पे एक जैक नाम का यूट्यूबर था, साथ ही साथ वो डिजिटल करेंसी को भी डील करता था और उसके इस काम में बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें वो रैपर थॉमस भी था। लेकिन डाउनफॉल आने की वजह से सारे के सारे पैसे डूब गए, इसीलिए वो ये गेम खेलने आया हुआ था। थॉमस और उसका दूसरा साथी उसे मारने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें हमारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। जीहॉन और उसका दोस्त इस लड़ाई को रुकवाते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने बिस्तर पे चले गए। बेड पे लेटने के बाद इन्होंने जीहॉन से माफी मांगी उसके गलत बिहेवियर के लिए और बताया कि गेम में रुकना उसके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि उसकी वाइफ को लिवर कैंसर था, उसको लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत थी और जब उसने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, कर्ज लिया, तो उसके डिपार्टमेंट वालों को लगा कि उसने करप्शन की है, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई और अब उस पे बहुत बड़ा कर्ज भी है। वो ऐसे बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जा सकता। उसको इमोशनल हुआ देखकर जीहॉन भी उसकी मजबूरी समझ गया और उसने बिठा लिया कि अगले गेम में वो सबका साथ देगा। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि अब यहाँ के नए फ्रंटमैन के सामने नोयोल को बुलाया गया है क्योंकि वो लोगों के सर में गोली मार रही थी। जब फ्रंटमैन उससे वजह पूछता है तो वो बताती है कि पुराने फ्रंटमैन ने मुझसे यही डील की थी कि यहाँ पर बेकार लोगों को मारना है। मैं सर में गोली इसलिए मारती हूँ कि उनके अंदर जान होती है। जिस पर वो आदमी बताता है कि तुमने आइंदा सर पे गोली नहीं मारनी, देखो हम उनके ऑर्गन्स निकालते हैं और उनके ऑर्गन्स कई लोगों की जान भी बचा सकते हैं, तो याद रखना आइंदा तुमने गोली नहीं मारनी, वरना बेचने के लिए हमारे पास तुम्हारे भी ऑर्गन्स हैं। और मैं जानता हूँ तुम अपनी बेटी को वापस पाने के लिए जिंदा रहना चाहती हो। यहाँ इनकी बातों से हमें नयोल की जिंदगी के बारे में पता चलता है कि वो कोरियन मिलिट्री में थी, लेकिन एक जंग में जब वो हिस्सा लेने गई तो पीछे से उसकी बेटी गुम हो गई और आज तक वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। सीन कट होकर अब हम जुनहो को देखते हैं जो अपने ऑफिस में आकर कमिश्नर से मदद मांग रहा है ये सारी कहानी बताते हुए, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं, इसलिए कमिश्नर उसे कहते हैं, तुम जानते हो ना सबूतों के बगैर हम किसी भी चीज पे एक्शन नहीं ले सकते और तुम्हारी कहानी यकीन के काबिल भी नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत खराब होने लगी है। ये कहते हुए कमिश्नर वहाँ से उठकर चले जाते हैं और पता चलता है कि जिन्हों ने अपने हाथ से अपनी जॉब भी खो दी, लेकिन जिन्हों अभी भी हार मानना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी पुरानी टीम को दोबारा यूनाइट किया स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने के लिए। सीन कट होकर अब हमें दोबारा गेम का सीन दिखाया गया जहाँ पे अब वो डलजन गेम स्टार्ट हो गई थी। जीहॉन के कहने पर सबने ट्रायंगल चुना था, लेकिन जैसे ही सबने बॉक्स खोला तो एक ट्रायंगल के अंदर छोटे छोटे कई ट्रायंगल्स थे। ये देखकर सभी डर गए और जीहॉन पे चिल्लाने लगे। जीहॉन भी डर गया और तब उसकी आंख खुल गई और हमें पता चला ये सिर्फ उसका बुरा सपना था। खैर अब सब उठ भी चुके थे, दूसरे गेम का टाइम भी हो गया था। इन्हें अब एक नए ग्राउंड में लेके आया जाता है जहाँ कर जीहॉन हैरान परेशान था क्योंकि ये गेम पहले उसने नहीं खेली थी। जब बाकी सब लोग आके जीहॉन से इस गेम के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है ये कोई नई गेम है और मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये सुनकर सब उस पर भड़क गए। इससे पहले कि ये सब लोग उसे मारना शुरू कर देते इन्हों दरमियान में आ जाता है और ये लड़ाई रुकवा देता है। यहाँ पर अब इन्हें 5-5 लोगों की टीम बनाने को कहा गया था। डैनी जो कि प्रेग्नेंट थी और जैक की गर्लफ्रेंड थी, जैक उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, लेकिन डैनी इनकार कर देती है क्योंकि अब उसे जैक के साथ नहीं रहना था। वो अब जीहॉन की टीम के पास गई और उसने उनसे कहा प्लीज आप लोग मुझे अपनी टीम में ले लें, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कोई और अपनी टीम में नहीं ले रहा। ये लोग मान जाते हैं और इन सब की एक टीम बन जाती है। अब हमें दूसरी टीम को दिखाया गया जिसमें कैट, मैडी और दो माँ बेटा पार्क और ग्योंग थे और तभी जबरदस्ती तांत्रिक आकर इनके ग्रुप में शामिल हो गई। टीम्स बनाने के बाद इन सबको बताया गया कि सारी टीम के पाँव बांध दिए जाएंगे और इन्हें एक गोल सर्कल में एक साथ घूमना होगा। हर 5 मीटर के बाद एक गेम होगी
जिस गेम को खेलते हुए इन्हें आगे बढ़ना है और एक दिए हुए टाइम के अंदर इन्हें अपना सर्कल कंप्लीट भी करना है। गेम्स के नाम सुनते ही इन सब लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और जो जिस गेम में अच्छा था उसे वो खेलने की जिम्मेदारी दी। खैर गेम स्टार्ट हो जाती है और पहली 2 टीम्स को एक साथ खेलने के लिए दिया जाता है। पहली टीम डाची को बहुत अच्छे से खेलती है और तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन वो स्टोन को स्टोन से मारने में कामयाब नहीं हुए। स्टोन उनका आगे गिर गया था। एक साथ जब ये लोग उसे लेने के लिए आगे बढ़े तो गिर गए। टाइम काफी वेस्ट हो रहा था। खैर वो इस राउंड को भी पार करके आगे बढ़ गए। अगला गेम था इन्हें लट्टू को घुमाना, जो पहली मर्तबा में तो इनका एक टीम मेंबर नहीं कर पाया, लेकिन अगली मर्तबा में उसने ठीक से कर लिया। जबकि दूसरी टीम वो तो अभी अपनी पहले ही राउंड में फंसी हुई थी। फिर वक्त खत्म हो गया और दूसरी टीम को गोलियां मारकर स्क्विड गेम वालों ने मार दिया और वो टीम जिसने काफी सारे राउंड पूरे कर लिए थे वो भी अपना टाइम पे सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाई थी और ऐसे उन्हें भी गोलियां मारकर मार दिया गया। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा डर गए, घबरा गए। यहाँ पर अब सब लोगों की लाशें उठाई जा रही थी। एक बंदा अभी जिंदा था, मरा नहीं था। इन्होंने उसको भी उठाकर कॉफिन में डाला और उसके कॉफिन पे क्रॉस का निशान बना दिया। लेकिन फिर यहाँ पर नेओल आई और उसने आकर उस आदमी के सर पे गोली मारते हुए उसे जान से मार डाला। ये चीज फ्रंटमैन ने भी देख ली थी और उसकी इस हरकत से फ्रंटमैन के साथ उसके सारे गार्ड भी गुस्से में आ गए। खैर अब अगली टीम की बारी आ गई। ये कैट की टीम थी। कैट ने यहाँ सबको संभाला और आगे लेकर बढ़ी। पहले इन्हें डाची गेम खेलना था जिसमें वो लड़की पहली बारी में अपने कार्ड को घुमा नहीं पाई। तब कैट ने उसे कार्ड उल्टा पकड़ने को कहा और इस तरह पहली ही बारी में उसने अपने कार्ड को सीधा घुमा दिया था। फाइनली ये लोग आगे बढ़े। आगे इन्हें स्टोन से स्टोन को मारना था। वो लड़का भी पहली मर्तबा में स्टोन को स्टोन से हिट नहीं कर पाता। कैट यहाँ पे सबको एक साथ आगे कदम बढ़ाने को कहती है और ये लोग दोबारा उस स्टोन को लेकर पीछे आते हैं। उस लड़के की मोहम्मद से कहती है, बेटा उस आदमी को याद करो जिसने तुम्हारे सारे पैसे लूटे हैं। याद आते ही इस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्थर पर ठीक निशाना लगाकर ये राउंड भी जीत लिया। ये लोग दोबारा से आगे बढ़े। इस मर्तबा इन्हें 5 बॉयज को इकट्ठे उठाकर इकट्ठे कैच करना था। कॉन्ग ये काम पहली मर्तबा में नहीं कर पाई और इस वक्त उसके बेटे ने उसे हौसला दिया और उसे कहा, तुम उस लड़की को याद करो जिसकी वजह से डैड तुम्हें छोड़ गए थे। ये सोचते ही उसने भी गुस्से में 5 डाइस को उछाल कर कैच कर लिया और जल्द ही ये लोग ये राउंड भी कंप्लीट करके आगे बढ़ गए। अगली बारी तांत्रिक की थी। उसे लट्टू घुमाना था लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रही थी। पहली मर्तबा दूसरी मर्तबा जब ये काम नहीं कर पाती तो वो रोने लग जाती है और कहती है, हम सब बस अब मर जाएंगे। उसका हौसला टूटते देखकर कैट उसे जोर जोर से थप्पड़ लगाती है और लट्टू उसकी आंख के करीब करते हुए कहती है, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो लड़की अब कैट से डर गई और उसने तेजी से लट्टू को बनाकर घुमाया और फाइनली ये लोग ये राउंड भी जीत गए। अगले राउंड में इन्हें पॉम पॉम को पाँव से उछालना था और ये काम करना था कैट ने सबका मुंह दूसरी तरफ करवाया और बड़ी ही आसानी से पॉम पॉम को 5 मरतबा उछाल कर ये लोग आगे बढ़े और फाइनली टाइम से पहले ही इन्होंने अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। उनकी इस जीत से सब लोग इस तरह खुश थे जैसे सब लोग जीत गए हों। लेकिन दूसरी वाली टीम जो वक्त पे अपना सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाई, उन्हें गोलियों से भूनकर मार दिया गया। फिर इसी तरह गेम चलती रही। कोई टीम जीती तो कोई हारी और जो हारी उन्हें गोलियों से मार दिया गया। आखिरी बारी आई जिहोन की टीम की। उन्होंने अपनी साथ वाली टीम को भी ऑल द बेस्ट कहा और गेम स्टार्ट कर दी। पहला गेम डैनी ने खेला, दूसरा गेम जिहोन के दोस्त ने खेला, तीसरा गेम खेला उनके ग्रुप में आए हुए ली ने, जिसने पहले ही बारी में 5 डाइस को उठाकर अपने हाथ में कैच कर लिया था और उसने बताया कि वो इस गेम में एक्सपर्ट है क्योंकि वो अपनी बहनों के साथ ही खेलता रहा है। चौथा गेम इन्होंने खेलना था, उसे लट्टू को घुमाना था। पहली मर्तबा वो ठीक नहीं कर पाता और ये लोग आगे जाकर इकट्ठे उस लट्टू को उठाते हैं। दूसरी मर्तबा जब वो ये करने लगता है तो जानबूझकर वो लट्टू को पीछे फेंक देता है। उसकी ये चाल किसी को समझ नहीं आ रही थी। ये लोग पीछे से लट्टू को लेकर आए और अब इन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि जैसे वो अपने हारने से बहुत ज्यादा परेशान है, वो अपने आप को मारने लगा। तो जिहोन ने उसे समझाया कि देखो तुम याद करो कि बचपन में तुम ये कैसे घुमाते थे, और इस मर्तबा इन्होंने लट्टू को ठीक से घुमा दिया। अगली बारी जिहोन की थी। उसे पम पम को 5 मर्तबा पाँव से हिट करना था। 4 मर्तबा तो उसने आसानी से कर लिया, लेकिन 5वीं मर्तबा पम पम आगे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो जमीन से टकरा जाता, इन्होंने जिहोन का पाँव आगे करके ये गेम जितवा दी और वो लोग वक्त से पहले जीतकर बहुत खुश हुए। लेकिन उनके साथ वाली टीम वो वक्त से पहले या वक्त पर वो काम नहीं कर पाई और इस तरह वो टीम मारी गई। ये देखकर जिहोन को काफी दुख हुआ है। वो अपने रूम में वापस आ गए जहाँ बहुत से लोग उन्हें जिंदा देखकर इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जीते हुए पैसे डिवाइड हो जाएंगे। इसी दौरान गार्ड्स भी रूम में आ गए। गार्ड्स ने इन्हें इस गेम के जीतने वाली प्राइस इन्हें दिखाई और बताया कि इस मर्तबा 110 लोग मरे हैं और अब सिर्फ 255 लोग बाकी रह गए हैं, जिस लिहाज से हर जीतने वाले के पास अब 78 मिलियन युआन आ सकते हैं और अब दोबारा वोटिंग होगी। अगर लोग इस गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे तो ये पैसे सब में डिवाइड हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ये पैसे बहुत कम लग रहे थे। जिहोन ने अपनी टीम को कहा कि तुम लोग गेम को बंद करने के लिए वोट करना,
तुम लोग को जितने पैसे चाहिए मैं यहाँ से निकल कर तुम्हें दे दूंगा। जिहोन की बात उसकी टीम ने मान ली और सबसे पहले इन्होंने वोट किया गेम बंद करने के लिए। दूसरी बारी पार्क की थी। पार्क की मॉम गोंग ने उसे कहा कि तुम गेम बंद करने के लिए वोट करना, देखो हमारे दोनों के पैसे मिलाकर तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन पार्क ने इस गेम को कंटिन्यू रखने का फैसला किया क्योंकि उसका कर्जा कहीं ज्यादा था और उसने अपनी मॉम को अपने कर्जे के बारे में नहीं बताया था। वोटिंग आगे बढ़ती रही। देखते ही देखते देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों ने ये गेम कंटिन्यू रखने की बात की है। ये देखते हुए जिहोंग और इन्हू लोगों पर भड़कने लगे और बोले, इतने सारे लोगों के मरने के बावजूद भी आप लोगों को ये गेम कंटिन्यू रखनी है। तब एक अंकल बोले, तुम क्या जानो, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, हमें पैसे लेकर ही यहाँ से निकलना है। ऐसे ही एक दूसरा लड़का बोला, मैं अगर बाहर गया तो वैसे भी मर जाऊंगा, तो बेहतर नहीं है कि यहाँ रहकर पैसे कमा लूं या फिर यहीं पर मर जाऊं। उनकी बातों का जिहोन के पास कोई जवाब नहीं था। वोटिंग खत्म हो गई। आखिरी वोट जिहोन को ही देना था। उसने गेम बंद करने के लिए तो वोट दिया, लेकिन उसके वोट का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ज्यादा लोग इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते थे। वोटिंग खत्म होने के बाद पार्क ने देखा कि गोंग यानी उसकी मॉम उससे नाराज है। उसने जाके अपनी मॉम को मनाना शुरू किया और बताया, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और जिन लोगों से मैंने वो कर्ज लिया है वो इतने खतरनाक है कि अगर मैंने उनके पैसे वापस ना किए तो वो मेरे सारे ऑर्गन्स निकाल कर बेच देंगे। उसकी ये बात सुनकर गोंग ने उसे माफ कर दिया और यहाँ पार्क ने भी उसे प्रॉमिस किया कि अगले मरतबा मैं गेम को बंद करने के लिए ही वोट करूंगा। यहाँ हमने जिहोन के दोस्त जैंग को देखा। उसने भी इस गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट किया था और उसकी इस हरकत से जिहोन बिल्कुल टूट चुका था। जिहोन ने अपनी टीम को वादा भी किया था कि वो उन्हें सारे पैसे दे देगा। तब जैंग ने उससे माफी मांगी और बोला, मैंने एक आदमी के बहुत सारे पैसे लुटाने हैं, मुझे यहाँ से पैसे लेकर ही जाना था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगली गेम के बाद मैं भी इस गेम को बंद करने के लिए वोट करूंगा। जिहोन दुखी बैठा था और उसने सबसे कहा कि अगले गेम पे हमें एक दूसरे को भी मारना पड़ सकता है। ये बात सुनकर सभी दुखी हो गए। खैर इन लोगों के पास अब खाना कुछ एक्स्ट्रा था जो उन्होंने डैनी को दे दिया क्योंकि डैनी प्रेग्नेंट थी और उसे ज्यादा खाना खाने की जरूरत थी। सीन कट होकर हमें बाथरूम में जैक और थैनोस यानी रैपर को दिखाया गया। वो रैपर अभी भी जैक को घेरे खड़ा था और उसने उसे कहा कि तुम मेरे कर्जई हो, इस तरह तुम मेरे गुलाम हुए, तुम यहाँ से मुझे पैसे जीत कर देकर जाओगे। ये सुनकर जैक ने उसे कहा कि तुम्हारे पैसे डूबने में मेरी कोई गलती नहीं, तुमने मेरे कहने पे शेयर जरूर खरीदे थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि अब इन्हें बेचने का टाइम है तो तुमने तब लालच में वो नहीं बेचे और तुमने अब सारे पैसे खुद डुबाए हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन वो रैपर उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। वो उसे कहता है, जो भी है तुम पैसे जीतो और मुझे वापस करो। ये सुनकर जैक हंसने लगा और बोला, अगर मैं वो पैसे जीत भी गया तो शायद तुम मर चुके होगे। ये बात सुनकर उस रैपर को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो जैक की गर्दन पकड़कर उसे मारने लगा, पर सही वक्त पर जिहोन की टीम ने आकर इस लड़ाई को रोक दिया। खैर ये लोग वापस रूम में आ गए और यहाँ आकर जिहोन ने सबसे कहा कि हमें बारी बारी उठकर पहरा देना होगा क्योंकि पैसों के लिए मैंने देखा है लोग खुद जानवर बन जाते हैं और अपने दूसरे ही टीम मेंबर्स को मार देते हैं ताकि प्राइज मनी उनको मिल जाए। रात में हम देखते हैं कि जिहोन ने काफी देर पहरा, जिसके बाद जैंग उठा। जैंग ने उसे कहा, जिहोन तुम सो जाओ, अब मैं पहरा देता हूँ। मुझे आज भी याद है कि तुम आखिरी मरतबा मेरे से पैसे लेने आए थे, लेकिन अगर मेरे पास होते तो जिहोन मैं सच में तुम्हें दे देता। जिहोन ने यहाँ उसे कुछ नहीं कहा और यहाँ उनकी बातों से हमें पता चला कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी बहुत पुरानी है। वो बचपन से स्कूल टाइम यहाँ तक के जॉब भी उन्होंने एक साथ की थी और इस चीज का अंदाजा इन्हों को भी उनकी बातों से हो गया था। सारी बातें छोड़कर अब जैंग जिहोन से पूछता है, तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो तुम वापस गेम में क्यों आए? जिहोन ने इस बात का जवाब नहीं दिया बल्कि एक नया सवाल जंग से पूछा कि अगर मैं यहाँ गेम में मर जाऊँ तो तुम मेरे हिस्से के पैसों का क्या करोगे? ये सुनकर वो उदास हो गया और उसने बोला, ऐसी बातें नहीं करो, हम एक साथ जीत के बाहर जाएंगे। तब जिहोन ने जवाब दिया, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि हम साथ जिंदा बाहर जाएं, लेकिन अब मैं हार रहा हूँ, ये लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे। खैर सीन कट होकर फाइनली अब हम जिन्हों को देखते हैं जो दोबारा जिहोन को ढूंढने के लिए सफर शुरू कर चुका है और यहाँ नया दिन भी चढ़ गया है। सभी लोगों को दोबारा गेम के लिए तैयार होने को कहा गया, साथ ही साथ सभी गार्ड्स भी तैयार हो गए। सभी प्लेयर्स को एक बड़े से हॉल में लेकर जाया गया जहाँ पर एक स्टेज घूम रहा था। सभी को उस पर खड़ा होना था। स्टेज के घूमने पर इन्हें एक नंबर दिया जाएगा। उतने नंबर की टीम बनाकर इन्हें यहाँ के किसी भी रूम में जाकर उस रूम को लॉक करना है, जिसके बाद बचे हुए लोगों को मार दिया जाएगा और अगर रूम में दिए गए नंबर से ज्यादा या कम लोग हुए तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगे कि उन्हें ये गेम कैसे खेलनी है। स्टेज पे घूमना शुरू हो गया और इन्हें 10 का नंबर दिया गया। 30 सेकंड में इन्हें 10 लोगों की टीम बनाकर किसी रूम में जाना था। जिहोन की टीम और कैट की टीम जल्दी से एक रूम में चली गई और उन्होंने जाकर वो दरवाजा लॉक कर लिया। जल्दी से 30 सेकंड गुजर गए और जो भी लोग बाहर खड़े हुए थे उन्हें गार्ड्स ने गोलियों से भून दिया और ये देखकर जिहोन बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उनके रूम में इस टाइम तांत्रिक बिखरी थी जिसने उन सबको बोला कि तुम सब मेरी वजह से जिंदा हो। ये कहते ही सबने मुड़कर उसकी तरफ देखा। जिहोन ने भी। जिहोन को देखकर वो बोली, तुम अगर अभी तक जिंदा हो समझो यहाँ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। कोई भी उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अगले राउंड के लिए ये लोग दोबारा स्टेज पे आ गए। स्टेज घूमा और इन्हें अगला नंबर मिला 4 का। सभी लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी टीम तोड़ी और कमरों की तरफ आ गए। कैट की टीम
तांत्रिक को छोड़कर अपने रूम में बंद हो गई थी, जबकि जिहोन की टीम ने इन्हू को छोड़ दिया था और फिर उसके बाद पहले की तरह बचे कुछ लोगों को मार दिया गया। गार्ड्स ने देखा कि एक रूम में 3 लोग थे। गार्ड्स ने उनको भी पकड़कर मार डाला। ये लोग जब रूम से बाहर आए तो तांत्रिक अजीब सी नजरों से उन्हें देख रही थी, जबकि जिहोन और उसकी पूरी टीम इन्हू के लिए परेशान थे, लेकिन इन्हू सेटिस्फाई था। उसने कहा कि मैं लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ, इसलिए मैं बच गया। फाइनली अगला राउंड शुरू हुआ और इन सबको 3-3 का नंबर मिला। इन लोगों ने अपनी दोबारा टीम तोड़ी और आगे बढ़े। गोंग अपने बेटे पार्क के साथ आगे जाना चाहती थी, लेकिन 2 लड़कों ने जबरदस्ती पार्क को पकड़कर अपने रूम में ले गए और गोंग ये देखकर परेशान हुई कि उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया। वो वही परेशान खड़ी थी कि ठीक वक्त पर जिहोन और इन्हू आए और उसे पकड़ते हुए एक रूम में ले गए। वहाँ बैठकर भी गोंग बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके बेटे को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, चाहे उसकी मॉम मर भी जाए। उसके बात सुनकर जिहोन और इन्हू को भी दुख हुआ। ये लोग दोबारा अब रूम से बाहर आए, जहाँ पर पार्क भी इस चीज से दुखी था कि उसने अपनी मॉम को छोड़ दिया, लेकिन गोंग ने उसे गले लगाकर संभाल लिया। इधर कैट और मैडी भी गोंग से मिले, जिनको एक तीसरे बंदे ने मिलकर बचा लिया था और वो भी अब से इनकी टीम का मेंबर बन गया था। फिर अगला राउंड भी शुरू हो गया। इस मरतबा इन्हें नंबर मिला 6 का। ये लोग अब दोबारा टीम बनाने लगे। मैडी और कैट की टीम जिहोन की टीम से डैडी को लेकर एक रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन गलती से मैडी को धक्का देने पर वो पीछे रह गई। सब लोग परेशान हो गए, लेकिन तभी जल्दी से सामने से जैक आकर इनके रूम में घुसकर इनका रूम लॉक कर लेता है और बाहर मैडी रह जाती है, जिसे गोली लगकर वो इनकी आंखों के सामने मारी गई। कैट उसके मरने से बहुत दुखी थी, क्योंकि गेम में आते ही पहले उसकी दोस्त मैडी बनी थी। वो उसके मरने का गुस्सा जैक के ऊपर निकालने लग जाती है, लेकिन तब जैक उनसे कहता है कि अगर मैं सही वक्त पर आकर तुम्हारा रूम लॉक ना करता तो तुम सब के सब मारे जाते। मेरा एहसान मानो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि मैडी सही वक्त पर अंदर नहीं आ सकती थी। उसकी बात गलत भी नहीं थी, इसीलिए सबका गुस्सा ठंडा हो गया। खैर अब अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है। इन्हों का ख्याल था कि अब गेम वाले 2-2 का नंबर चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 50 कमरे हैं और ये लोग 126 लोग रह गए हैं। इन्हों के कहने के मुताबिक बाकी 2 का नंबर मिला। सब 2-2 की टीम बनाकर कमरों की तरफ भागने लगे। इन्हों और जैन जिस कमरे में गए वहाँ पर एक और बंदा आ गया। ये लोग 3 हो गए थे। अगर इन्हें गार्ड्स देख लेते तो मार देते। तब इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस तीसरे आदमी की गर्दन पकड़कर उसे मार दिया, जो देखकर जैंग भी घबरा गया। वो जान गया था कि इन्हू बहुत ज्यादा खतरनाक है। गेम अब खत्म हो चुकी थी। ये लोग वापस अपने रूम में आ गए, जबकि दिखाया गया कि मरे हुए लोगों को कॉफिन के अंदर डाला जा रहा था। जो लोग पूरी तरह मर चुके थे, जिनके ऑर्गन नहीं निकाले जा सकते थे, उनको जला दिया गया और बाकी लोगों के ऑर्गन्स निकाले गए। सीन कट होकर अब हमें जिन्हू को बोट पे दिखाया गया, जो ड्रोन की मदद से सही आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर फिशरमैन से कहता है कि अब हम बस उन आइलैंड्स को ढूंढेंगे जिनको हमने पहले नहीं ढूंढा। उसके बाद जिन्हू मान जाता है और ये लोग ड्रोन के जरिए एक ऐसे आइलैंड को देखते हैं जिसपे एक छोटा सा गेट था। जिन्हू समझ गया कि जरूर इस गेट के नीचे ही वो फैसिलिटी होगी। उसने फौरन अपने आदमियों को वहाँ भेजा और आदमियों ने जाकर जैसे ही वो कैबिन वहाँ खोला तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें उसकी बहुत सारी टीम मारी गई। इस चीज ने उसे बहुत बड़ा धचका दिया था। वो जान गया था कि ये सिस्टम सारा गेम वालों ने ही लगाया होगा, ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट होकर मारे जाएं। सिंगल ट्रिपर दोबारा हमें गेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी प्लेयर्स अपनी गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तांत्रिक आकर कैट की टीम से कहते हैं, तुमने मुझे अपनी टीम से निकाला था ना, देखो अब मैं तुम्हें शराब देती हूँ, तुम सब भी बैड की तरह मारे जाओगे। जो सुनकर गैंग बोली, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा। यहाँ अब जैक भी डैनी के पास आया। वो डैनी के बच्चे को अपनाना चाहता था। उसने डैनी से कहा, देखो डैनी, हम अब गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे और इसके बाद अब यहाँ से निकल जाएंगे। हम दोनों के पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। ये सुनकर डैनी को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम आज भी मेरे लिए मेरे पास नहीं आए, बल्कि मेरे पैसों के लिए आए हो। तुम अपने पैसों का जो कुछ मर्जी करो, मैं अपने पैसे से अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जबकि दूसरी तरफ अभी इन्हू और जिहोन को दिखाया गया, जिन्होंने गेम बंद करने वाले लोगों को गिन लिया था। गेम बंद करने वाले लोग अभी भी कम थे और गेम को कंटिन्यू रखने वाले लोग ज्यादा बच गए थे। तब जिहोन सिचुएशन देखते हुए इनसे कहता है कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए और इस गेम को बंद करने के लिए कहना चाहिए, जिस पर इन्हों से समझाता है, देखो हम इस तरह नहीं कर सकते। ऐसे में वो लोग जो इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं उल्टा भड़क जाएंगे और गेम से पहले ही यहाँ लड़ाई हो जाएगी, सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे और यही तो वो गेम वाले चाहते हैं। अब वोटिंग का भी टाइम आ गया था। वोटिंग से पहले गार्ड्स ने आकर इन सब लोगों को बताया कि अब बचे हुए लोग सिर्फ 100 रह गए हैं और अगर 100 के 100 लोग यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं तो हर एक को 365 मिलियन यॉन मिलेंगे, जो सबके लिए तकरीबन काफी थे। वोटिंग स्टार्ट हो गई। इस पर वोटिंग काफी क्रिटिकल थी, क्योंकि जितने लोग यहाँ से निकलने के लिए वोट कर रहे थे, उतने ही लालची लोग ये गेम कंटिन्यू रखने के लिए भी वोट कर रहे थे।
दिखाया गया कि तांत्रिक के कहने पर एक लड़की ने गेम को कंटिन्यू रखने का वोट दिया है, जिससे गेम को कंटिन्यू रखने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात थी कि अभी इन्हों का वोट बचा हुआ था। सभी उसे देखकर डर गए और सबसे ज्यादा डरा जैंग जो उसका कारनामा देख चुका था रूम में एक आदमी को मारने का। वो ये बात जीहॉन को बताने लगा, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने उनके हक में वोट देकर उसकी इस बात को काट दिया और सब लोग खुश हो गए। लेकिन अभी तो वोटिंग टाई हो गई थी, इस वोटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। तब गार्ड्स ने कहा कि अब वोटिंग सुबह को दोबारा होगी, सुबह तक के लिए कोई फैसला नहीं है। अब सभी लोग जिन्होंने ये गेम को खत्म करने के लिए वोट दिया था वो सभी परेशान बैठे थे कि पता नहीं सुबह क्या होगा। तब एक आदमी मशवरा देता है कि हम उनके किसी एक आदमी को बनाकर अपनी साइड कर लेते हैं। ये सुनते ही पार्क आगे बढ़ा और उसने बोला कि अगर तुम लोग इस गेम को कैंसिल करने को कहते हो तो मैं तुम सबको खाने की पार्टी दूंगा। लेकिन उसके बाद से सामने वाली टीम भड़क गई। सामने वाली टीम के अंकल बोले, अगर तुम सब मर गए देखो हमें तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर अब ली नाम का लड़का खड़े होकर कहता है, और अगर गेम बंद ना हुई तो देखना तुम सब लोग मर जाओगे। बहस बढ़ते बढ़ते इनकी लड़ाई तक आ गई। ये सब लोग अपनी लाइन में आ गए। उनकी ये बहस देखते हुए जिहोन ने नोटिस किया कि आज इन सबको खाने के साथ फॉग भी दी गई थी कि अगर लड़ाई हो तो इसे हथियारों के तौर पे यूज किया जा सके। सीन कट होकर हमें वॉशरूम में दिखाया गया कि वो रैपर एक आदमी को डरा धमका रहा है क्योंकि उसने गेम बंद करने के लिए वोट किया है, जबकि रैपर ने उसे गेम को कंटिन्यू रखने को वोट देने को कहा था। ये देखकर जैक सामने आया और उसने रैपर से कहा कि तुम किसी को भी धमका नहीं सकते वोटिंग के लिए। इन सब के दरमियान बहस इतनी बढ़ गई, ये लड़ाई की तरफ चली गई। जैक इस लड़ाई से बचना चाह रहा था, लेकिन रैपर ने उसको ओवर पावर कर दिया और उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि उस वक्त पे जैक को ना चाहते हुए भी रैपर के ऊपर फॉग से हमला करके उसे मारना पड़ा। उसने फॉग रैपर के गले में धंसा दिया था, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो गई। रैपर के मरने के बाद दिखाया गया कि सिर्फ जैक और रैपर के दरमियान में ही नहीं बल्कि यहाँ सभी लोगों के दरमियान में लड़ाई चल रही थी और वॉशरूम के बाहर गार्ड्स पहरा दे रहे थे क्योंकि वो तो खुद चाहते थे कि ये लड़ाई होती रहे। यहाँ अब हॉल में बताया गया कि कैसे बहुत सारे लोग वॉशरूम में लड़ाई करके मारे गए हैं और उनके मरने से इनकी अमाउंट में और ज्यादा पैसा भी डाला गया। ये करने के बाद अब सारे लोग वापस आए और इन्होंने बताया कि कैसे वॉशरूम में वोटिंग को लेकर लड़ाई हो गई थी। सीन कट होकर यहाँ पे हमें जिन्हों की बोट को दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी की तबीयत खराब हो रही थी। वो उल्टी करने के लिए जब बाहर आया तो उसने देखा कि फिशरमैन जिसे जिन्हों अपना साथी समझ रहा है वही उसके सिस्टम में गड़बड़ी कर रहा था। और यहाँ हमें रिवील हुआ कि असल में वो भी गेम वालों का ही एक मेंबर है। जब फिशरमैन ने देखा कि जिन्हों के एक गार्ड ने उसे देख लिया है तो वो उस गार्ड को ही उठाकर पानी में फेंक देता है। इतनी ही देर में जिन्हों भी शोर सुनकर बाहर आया तो ये फिशरमैन बहाना बनाने लगा, असल में यहाँ की सब चीजें खुली थी, मैं तो उसे देखने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ एक फ्लैशबैक से हमें ये भी पता चला कि फ्रंटमैन यानी इन्होंने ही इस आदमी को यहाँ भेजा था उसके भाई यानी जिन्हों को उससे दूर रखने के लिए और साथ ही साथ जिन्हों का ख्याल भी रखने के लिए। यहाँ अब गेम में दिखाया जाता है कि ये लोग अपने अपने लोगों को गिन रहे हैं कि नए लोगों के मरने से वोटिंग पर कितना असर पड़ा है। गिनने पे पता चला कि गेम को कंटिन्यू रखने वाले 2 लोग मरे थे, जबकि जिहोन की टीम का एक बंदा मरा था। अगर सुबह वोटिंग होती तो ये लोग जीत जाते, लेकिन जिहोन जानता था कि वोटिंग अब ऐसे नहीं होगी, रात में ये लोग जरूर किसी ना किसी को मार डालेंगे। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें गार्ड्स को दिखाया गया जो इस टाइम अपनी इलीगल बिजनेस में बिजी हैं। वो पानी के रास्ते ऑर्गन्स को यहाँ से लेकर निकल रही हैं ताकि ऑर्गन्स को अच्छे दामों में बेचा जा सके। यहाँ दिखाया गया कि कुछ गार्ड्स को ब्लैक मास्क ने तैयार करवाया क्योंकि यहाँ पर एक नई गेम चलने वाली है। ये गेम मर्डर की गेम है। इधर यही बात जिहोन ने भी सभी टीम मेंबर्स को बता दी कि जरूर गार्ड्स क्या ये लोग आज रात को हमें मारने की कोशिश करेंगे, ऐसा पहले भी हो चुका है। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। जिहोन अब इन सबसे कहता है कि अगर हम लोगों को अपनी जान बचानी है तो हमें गेम वाले मेंबर्स को ही मार देना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तब जिहोन बोला, अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर वाले फ्लोर्स में वो अथॉरिटीज रहती हैं, हम गार्ड्स को मारकर उनकी गन से लेंगे और जाकर अथॉरिटीज को मार देंगे ताकि ये गेम ही बंद हो जाए। इन्हों बोला, ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ऐसे में हमारे भी बहुत से लोग मारे जाएंगे। जिस पर जिहोन बोला, हमारे लोगों के मरने के कम चांसेस हैं क्योंकि गेम वालों को अंदाजा भी नहीं है कि हम उनकी अथॉरिटीज के ऊपर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर इन्हों अजीब सी नजरों से उसे देखकर बोला, हाँ सच में उन्हें अंदाजा नहीं है। फिर सीन कट हुआ और हमें आधी रात का सीन दिखाया गया। जिहोन और उसके बहुत सारे साथी बेड्स के नीचे छुप गए थे क्योंकि वो जानते थे कि अब जो लड़ाई होने वाली है उसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। उनकी टीम के ज्यादा लोग इसलिए छुप गए ताकि वो नजरों में ना आए और उनको कोई मार ना पाए। सुबह वोटिंग होने पर वही लोग, जियोन ये भी जानता था कि गार्ड्स ज्यादा लोगों को मारना नहीं चाहते क्योंकि अगर ज्यादा लोग मर गए तो उनकी गेम में मजा ही नहीं रहेगा। इसीलिए
जब गेम को कंटिन्यू रखने वाली टीम ने जिहोन की टीम पर हमला किया और कुछ ही लोगों को मारा तो फौरन ही गार्ड्स भी आ गए इस लड़ाई को रोकने के लिए। गार्ड्स अब यहाँ गिरे हुए लोगों को चेक करने लगे कि क्या वो मर गए हैं। इन्हीं लोगों में जिंदा जिहोन की टीम भी छुपी हुई थी, जो एकदम से गार्ड्स को पकड़कर उनकी गन्स छीनने में कामयाब हो जाते हैं। असल में ये उनका प्लान था कि लड़ाई होने के बाद वो इस तरह मरने का ड्रामा करेंगे और गार्ड्स जब उनके करीब आएंगे तो वो गन्स छीन लेंगे और इन्हीं गन्स से जाकर वो अथॉरिटीज पर हमला करेंगे। ये देखते हुए और भी गार्ड्स यहाँ आ गए अपने गार्ड्स को रेस्क्यू करने के लिए और लोगों को कंट्रोल में करने के लिए। जिहोन की जान बचाने के लिए इन्होंने ही अपने ही गार्ड्स की गन लेकर अपने ही गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो किसी को भी शक में नहीं डालना चाहता कि वो खुद अथॉरिटी है। ये चीज देखते हुए अब नए फ्रंटमैन ने सभी गार्ड्स को अपने कमरे में वापस बुला लिया। सभी यहाँ से बाहर निकलने लगे, लेकिन एक गार्ड के बाहर जाने से पहले ही वो दरवाजा बंद हो गया और गार्ड ने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया इनके सामने। लेकिन तब जिहोन ने उस गार्ड को नहीं मारा। अब जिहोन का एक आदमी दूसरी टीम के लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उनकी टीम पर हमला किया था, लेकिन यहाँ जिहोन उसे रोक देता है और कहता है हम उन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन वो आदमी बाजिद था कि हमें उन्हें मार देना चाहिए, वो पैसों के पीछे भागने वाले दरिंदे हैं। तब जिहोन बोला, देखो अगर हमने उन्हें मार दिया तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वैसे भी हमने ये हथियार इन लोगों को मारने के लिए नहीं लिए, हमने ये हथियार लिए हैं उन लोगों को मारने के लिए जिन्होंने ये घिनौनी गेम बनाई है और जो इसे चला रहे हैं। खैर अब जंग का टाइम शुरू हो चुका था, इन्हें आगे बढ़ना था। जैंग ने इन सबको समझाया, देखो हमें अभी लड़ना पड़ेगा, क्या पता इसके बाद हमें मौका मिले या ना मिले। बहुत से लोग आगे बढ़े, पार्क भी इस जंग में उनका साथ देना चाहता था, लेकिन गोंग ने उसे रोक लिया। बहुत से लोग अब जंग के लिए आगे बढ़े, इन्होंने गार्ड्स की गन्स ले ली और कैट ने उन सबको गन्स चलाना सिखाई, क्योंकि वो पहले मिलिट्री का मेंबर थी। यहाँ अब तैयार होने के बाद जिहोन ने उस गार्ड का मास्क उतारा और देखा कि वो तो एक छोटा सा बच्चा था। ये देखने के बाद अब उसने कहा कि चलो हमें अपने बॉस के पास लेकर चलो। ये गार्ड अब उनको रास्ता बताने लगा। जैसे ही ये लोग बाहर निकले तो बहुत सारे गार्ड्स ने इन्हें देखकर इनके ऊपर हमला शुरू कर दिया और इन्होंने भी जवाब में फायरिंग की और यहाँ पर जंग का एक बहुत ही जबरदस्त माहौल बन गया। बहुत सारे गार्ड्स जैसे इनकी गोलियों से मर रहे थे तो ये भी गार्ड्स की गोलियों से बच रहे थे। यहाँ पर कैट ने एक जबरदस्त काम किया, यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास को गोलियां मार के तोड़ दिया, जिससे कोई उनके ऊपर नजर न रख पाए। फाइनली अब ये लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच गए थे। गार्ड ने जिहोन को बताया कि इस कंट्रोल रूम को आप मेरे मास्क की मदद से खोल सकते हैं। उसने जैसे ही अपना मास्क जिहोन को दिया तो पीछे उसे फ्रंट मैन दिख गया और ये देखते ही उसकी जान निकल गई। फ्रंट मैन जो इस टाइम प्लेयर ही बना हुआ था इन्हो। इससे पहले कि ये लोग कंट्रोल रूम तक जाते, ऊपर से गार्ड्स ने दोबारा इनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। ये लोग अब जवाब में गोलियां भी नहीं बरसा सकते थे क्योंकि इनकी मैगजीन्स खत्म हो गई थी। यहाँ जिहोन उस लड़के का मास्क लेकर कंट्रोल रूम को ओपन कर चुका था, जहां को लेकर वो आगे बढ़ा था और एक एक लम्हे की खबर वो सिक्योरिटी गार्ड्स के ही वॉकी टॉकी से इन्हों को दे रहा था। अंदर जाते ही जिहोन और जैंग ने वहाँ एक एक करके गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया और आगे बढ़ने लगे। यहाँ के सीसीटीवी कैमरास से ब्लैक मास्क ने उन दोनों को अंदर आता देख लिया और उनको रोकने के लिए अपनी गार्ड्स की पूरी एक टीम भेजी। यहाँ दूसरी तरफ देखने को मिला कि अभी तक गार्ड्स उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं और इनकी एक एक गोली खत्म हो चुकी है। यहाँ पर जिहोन और जैंग के पास भी बहुत सारे लोग आ चुके थे, वो इन्हें ओवरपावर कर सकते थे, इसीलिए उसने फौरन इन्हों को अंदर आने को कहा। लेकिन इन्होंने बताया कि मेरे पास गोलियां नहीं है। उसने उससे कहा जाओ पहले कमरे से मैगजीन्स लेकर आओ गार्ड्स के पास जो एक्स्ट्रा होती हैं। जिहोन के कहने पर अब उसे ये काम करना पड़ा। अब इन्हों के आने में तो देर थी, जिहोन को बचाव के लिए दोबारा गोलियों की जरूरत थी। तब जैंग ने उसे कवर दिया, वो ऊपर से गार्ड्स को मारता रहा और जितने गार्ड्स को इन लोगों ने यहाँ मारा था जिहोन उनके पास जाकर उनके मैगजीन ले आया। यहाँ देखने को मिला कि ली वापस हॉल में आ चुका था। उसने यहाँ पर मौजूद गार्ड्स की मैगजीन इकट्ठी करना शुरू कर दी और पार्क ने भी इस काम में उसकी मदद की। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया जब इन्हों को ये फील हुआ कि जिहोन दोबारा कहीं से मैगजीन लेकर उनके गार्ड्स को मारता जा रहा है, तो सिचुएशन खराब देखकर वो जिहोन के पास आया और जिहोन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बोला, मैंने बाहर एक नक्शा देखा था, मुझे लगता है कि कंट्रोल रूम तक जाने का पीछे से भी एक रास्ता है, मैं वहाँ जाकर तुम्हें कवर देता हूँ, तुम वहाँ से कंट्रोल रूम तक जाओ। जिहोन उसकी बात मान गया और उसके बहकावे में आते हुए उसे अपनी आखिरी मैगजीन भी जिहोन ने दे दी। यहाँ दिखाया गया कि ली जैसे ही वहाँ से बाहर निकला मैगजीन्स को ऊपर ले जाने के लिए, तो गोलियों की आवाज ने उसे बुरी तरह डरा दिया। वॉकी टॉकी से कैट उसे ऊपर की तरफ बुला रही थी, लेकिन वो वॉकी टॉकी को अब नीचे फेंक देता है क्योंकि ऊपर जाने का उसके अंदर हौसला नहीं। ये सुनकर कैट उसे गालियां देती है और खुद मैगजीन्स लेने के लिए नीचे आने का फैसला करती है। अब दोबारा हमें इन्हों को दिखाया गया जो पीछे रास्ते में तो चला गया था, लेकिन अब उसे एक नया कवर लेना था। उसने वॉकी टॉकी से ऐसे एक्टिंग करके जिहोन को मैसेज दिया कि जैसे वो गार्ड के हमले में घायल हो गया हो। उसने यहाँ पर एक जख्मी आदमी की आवाज भी जिहोन को सुनाई, जिससे जिहोन को सच में लगा कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है और फिर इन्होंने उस सामने वाले आदमी को भी गोली मारकर मार दिया। ये सब वॉकी टॉकी से जिहोन सुन रहा था और अब जिहोन को ऐसे लगा जैसे इन्हों मारा गया हो और इस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया।
वो तो इन्हो को अपना दोस्त समझ रहा था, ये नहीं जानता था कि इन्हो ही सबसे बड़ा गद्दार है। अंदर कैट जो अब मैगजीन्स लेकर बाहर की तरफ बढ़ रही थी, उनके रूम में भी बहुत सारे गार्ड्स आ गए। कैट ने पहले इन्हीं को मारने का फैसला किया, लेकिन गैंग ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम इन्हें नहीं मारो। पता नहीं क्यों कैट ने उसकी बात मान ली। कैट के सही वक्त पर बाहर ना पहुंचने की वजह से सब लोग अब सरेंडर करने की पोजीशन पे आ गए, क्योंकि वहाँ गार्ड्स की तादाद ज्यादा हो गई थी और वो लोग लड़ भी नहीं सकते थे। इसी तरह गार्ड्स ने सामने आकर यहाँ एक एक करके सबको मार दिया। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि जीहोन और जैंग ने भी सरेंडर कर दिया था, क्योंकि उनके पास भी गोलियां खत्म हो गई थी। और तब उनके सामने आया फ्रंटमैन, यानी खुद ही इन्हो, जो उससे पूछता है जीहोन तुम्हें तो दोबारा यहाँ आके काफी मजा आया होगा, है ना, लेकिन तुमने जो यहाँ किया वो अच्छा नहीं किया और इसकी अब तुम्हें सजा मिलेगी। वो अब उसके ऊपर बंदूक तानता है, लेकिन मार देता है जैंग, यानी उसके दोस्त को, ताकि उसके दिल में दर्द बढ़ जाए। अपने फ्रेंड को मरता देखकर जीहोन जोर से चिल्लाया और बस यहीं पे ये सीजन खत्म हो गया, बहुत सारी मिस्ट्रीज के साथ कि आखिर यहाँ जीता कौन, यहाँ के पैसे किसको मिलेंगे और जिन्हों इन लोगों को ढूंढ भी पाएगा या नहीं, ये सब देखने को मिलेगा हमें नेक्स्ट सीजन में।